नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्राइम और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले करते हैं बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। दरअसल महाराष्ट्र के राज्यपाल ने रिटायरमेंट की इच्छा जाहिर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भगत कोश्यारी ने पद छोड़ने की इच्छा जाहिर की है। पीएम मोदी के मुंबई दौरे के वक्त रिटायरमेंट पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे पर मैंने उनसे बात की, ऐसा कहना है भगत सिंह कोश्यारी का। दरअसल उन्होंने पिछले सप्ताह अपनी मुंबई यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी भावनाओं को जाहिर किया, जिसमें उन्होंने अपना बाकी का जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य आराम की गतिविधियों में बिताने की मांग की। उन्होंने एक ट्वीट लिखा। ट्वीट का कंटेंट आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हाल ही में मुंबई यात्रा के दौरान मैंने उन्हें सभी राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त होने और अपना शेष जीवन पढ़ने, लिखने और अन्य गतिविधियों में बिताने की अपनी इच्छा से अवगत करवाया है। महाराष्ट्र ट्वीट करता है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। ये ट्वीट देखिए, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से किया गया है और इसके जरिए उन्होंने इच्छा जाहिर की है पद छोड़ने की। अब यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हालांकि वो अपने पद छोड़ने के प्रति अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे या फिर उनकी इच्छा राजनीति छोड़ने को लेकर है। भगत सिंह कोश्यारी की तरफ से यह ट्वीट किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में मुंबई यात्रा के दौरान उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। जोशीमठ को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब तक 863 घरों में दरारें आई हैं। रंजीत सिन्हा का यह बयान। पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ ये भी बताया कि 180 एलपीएम पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। 261 परिवार ऐसे हैं जिनको अंतरिम राहत धनराशि मिली है। प्री फैब्रिक हट का निर्माण कार्य शुरू हुआ, ये कहना है रंजीत सिन्हा का। देखिए, पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है। रंजीत सिन्हा का ये बयान। पानी के डिस्चार्ज में बढ़ोतरी हुई है। 180 एलपीएम पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। जोशीमठ के हालातों को लेकर रंजीत सिन्हा ने यह जानकारी दी है। परिवारों को विस्थापित किया गया, उनकी संख्या 278 है और सदस्यों की संख्या 933। जो हमारे राहत शिविर चिन्हित हैं वो जोशीमठ में 656 कक्ष हैं, क्षमता 2940। पीपलकोटी में 491 कक्ष, क्षमता 2205। इसके अलावा जो हमने 1.5 लाख रुपये अंतरिम राहत वितरित की थी, उसमें 235 परिवारों को 261 परिवारों को वितरित की जा चुकी है। इसके अलावा जो टीसीपी तिराहे को उद्यान विभाग की भूमि पे जो मॉडल प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बनने थे उसका कार्य शुरू हो गया और जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। सीएम के विशेष प्रतिनिधि बीकेटीसी अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की। अजवेंद्र अजय ने समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ और जोशीमठ में राहत बचाव कार्य को लेकर यह बैठक थी। दरअसल नोडल अधिकारियों को प्रभावितों की मदद के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं। देखिए, सीएम के विशेष प्रतिनिधि बीकेटीसी अध्यक्ष ने एक बैठक की जिसमें अधिकारियों के साथ यह समीक्षा बैठक की गई। जोशीमठ में आई आपदा से पहले ही शासन प्रशासन के अधिकारियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। ऊपर से अब एक और जिम्मेदारी सामने आ गई है। वो 4 महीने बाद शुरू होने जा रही है चार धाम यात्रा की है, जो यात्रा शुरू होगी और जोशीमठ शहर के साथ साथ बद्रीनाथ हाईवे भी धंस रहा है। साथ ही जमीन धंसने के बाद हेलंग से बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बनाए जा रहे बाईपास का काम भी रुका हुआ है, जिसमें अभी कितना समय लग सकता है कहा नहीं जा सकता। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग की माने तो सरकार से उनकी बातचीत लगातार चल रही है। हमारी सरकार विमर्श कर रही है कि किस प्रकार से हमारी चार धाम यात्रा इन चीज़ों से जो अभी जोशीमठ में हो रहा है उससे प्रभावित ना हो और यात्री भी को भी दिक्कत ना हो और हमारे निवासी हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो दोनों चीज़ों को हमें देखनी है, उसमें हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। एक तो जोशीमठ संकट की स्थिति को दुरुस्त करना और दूसरी ओर चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू करवाना। अब शासन प्रशासन पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई है, जिसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, जिससे स्थानीय लोगों के साथ आने वाले श्रद्धालुओं को भी कोई दिक्कत ना हो। हमने सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं।
यात्रियों को असुविधा ना हो, हमारे जो रेसिडेंट्स हैं, उत्तराखंड के जो निवासी हैं जो उस क्षेत्र के, उनको भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। वह एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल आती है, उसके बाद हम BRO या अन्य जो रोड बनाने की एजेंसियां हैं उनसे हम वार्ता करें किस प्रकार से यात्रा प्रभावित ना हो और लोगों को भी दिक्कत ना हो। इन दोनों को बैलेंस करते हुए क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल जोशीमठ संकट पहले से ही शासन और प्रशासन के लिए चुनौतियों से भरा था, लेकिन अब चारधाम यात्रा भी समय पर शुरू करना चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अभी जोशीमठ संकट का हल हुआ नहीं है और आए दिन जमीन धंसने की खबरें लगातार आ रही हैं, जिसकी वजह से आगे की राह और मुश्किल नजर आ रही है। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। देवभूमि के पहाड़ों को आखिर किसकी नजर लग गई है, क्योंकि जमीन धंसने की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। ताजा तस्वीरें हैं टिहरी से, जहां पर 70 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा है, जबकि कई परिवार ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, सब लोग अपने इस जान बचाने के चक्कर में हैं। आज लोग ये समझ रहे हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, किस हाल में रहना है। बड़ी बुरी स्थिति है। गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं। खौफ के साए में जीने को मजबूर इन ग्रामीणों की दास्तां सुनी आपने, और अब घर के बाहर लटके ताले और दीवारों पर मोटी मोटी दरारें देखिए, जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यहाँ के लोग कितने खौफजदा हैं। ये खौफनाक तस्वीरें टिहरी जिले के लैनी भिलंग गांव की हैं और यहाँ रह रहे 70 परिवार खतरे की जद में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि इनका आशियाना कब बिखर जाएगा और ये लोग कब बेघर हो जाएंगे ये कोई नहीं जानता। आलम यह है कि अब तक कई परिवार पलायन भी कर चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। गांव के लोग सारे डरे हुए हैं, सब लोग अपने इस जान बचाने के चक्कर में हैं, किस तरह का जान बचाया जाए। और आपने देखा होगा यहाँ सारा ज़मीन में बितड़ा हो गया है, कहीं दरारें, कहीं फटा हुआ, ऊपर नीचे तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी खाई हैं, वो आप अभी भी देख सकते हैं। ये लोग साहब 15-20 लोग परिवार तो चले गए यहाँ से, वो भी कई लोग ऐसे हैं कि अव्यवस्थित हैं, ऐसे अपना दिन गुजार कर रहे हैं। घनसाली विधानसभा क्षेत्र में आने वाले इस गांव के लोगों की माने तो ये हालात 2013 में आई आपदा के बाद से हुए हैं और बारिश होने से स्थिति और भयावह हो जाती है। यहाँ की बहुत बुरी स्थिति है। हम लोग बड़ी दहशत में, पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। और पहले तो यहाँ की स्थिति 2013 से जब पूरी उत्तराखंड में देवी आपदा आई थी, तो उसी समय गांव के ऊपर से भूस्खलन होना शुरू हो गया था। कई जगह बहुत सारी दरारें पड़ गई थी। लेकिन इस वर्ष बरसात में जब बरसात हुई तो हमारे गांव के अंदर भी आप देख रहे होंगे, पूरे गांव में दरारें पड़ चुके हैं, सारे मकानों में। हालांकि साल 2022 में गांव का सर्वे किया गया था, जिसके बाद गांव वालों को उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि इन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। स्थिति तो बहुत खतरनाक है। ये तस्वीरें दिखाएंगी कि यहाँ पे कितनी बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और इस वर्ष तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई यहाँ पे। गांव के नीचे और गांव के ऊपर भी से भी दरारें बहुत बड़ी बड़ी खाई पड़ चुकी हैं और हमने प्रशासन को सूचित भी किया था कि सर यहाँ पे जो है कि बहुत दिक्कत होने वाली है, तो अभी तक वहाँ से कोई ठोस निर्णय या उनकी कोई मैसेज हमें नहीं आया है। बहरहाल पिछले 9 साल से आपदा का दंश झेल रहे इन ग्रामीणों को सरकारी मदद का अभी इंतजार है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जल्द ही धामी सरकार इनकी पीड़ा सुनेगी, क्योंकि जिस तरह से जमीन धंसने से घरों में दरारें बढ़ती जा रही हैं, वैसे वैसे ग्रामीणों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ती जा रही हैं। टिहरी से ABP गंगा के लिए अंकित की रिपोर्ट। देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिए गए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान पर पुरोहितों ने विरोध किया है। पुरोहितों ने साफ कह दिया कि मामले पर त्रिवेंद्र रावत राजनीति न करें।
देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। देवस्थानम बोर्ड को लेकर दिया गया पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का यही वो बयान है जिसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों के निशाने पर आ गए हैं और अब पुरोहितों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। जोशीमठ आपदा में जो राजनीतिज्ञ अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं उनको हमारा यह संदेश है कि पूर्व मुख्यमंत्री जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड अगर होता तो शायद आपदा राहतों को वो सहायता करते। तो हम उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे और फरवरी के प्रथम सप्ताह में जोशीमठ के पास ही रेणी में जल प्रलय आया था और टनल के अंदर 150 से अधिक लोग जो है गायब हो गए थे। अभी कई लोगों के अभी सब भी बरामद नहीं हुए हैं। तो उस समय उनकी सरकार और वो जो अध्यक्ष भी थे देवस्थानम बोर्ड के, तो हम ये जानना चाहते हैं कि देवस्थानम बोर्ड ने उस समय रेणी आपदा के पीड़ितों को किस तरह से सहायता की। पुरोहितों का आरोप ये भी है कि ये वक्त जोशीमठ मुद्दों को लेकर राजनीति करना नहीं है बल्कि एक साथ आकर इस समस्या से बाहर निकलने का है। लेकिन पूर्व सीएम इस पर राजनीति कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। त्रिवेंद्र जी क्या कर रहे थे? उन्होंने क्यों नहीं उनकी दरारों को, उनकी व्यवस्थाओं को, उनकी दीवारें लगाई या उनकी व्यवस्थाएं कराई? वो तो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे और ये मुख्यमंत्री इतना जुझारू और इतना जो रात दिन वहाँ पड़ा हुआ है खुद का और सारा काम कर रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री को नाकाम बनाने की कोशिश समझ रहा हूँ मैं। इस समय तो साथ देना चाहिए और ज्योतिर्मठ को बचाना चाहिए। सनातन की धरोहर है वहाँ पर, उसको बचाना चाहिए। तो त्रिवेंद्र जी को इन शब्दों को अपने वापस लेना चाहिए और इसमें सहयोग करना चाहिए सरकार का। दरअसल धामी सरकार ने साधु संतों की नाराजगी के बाद देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया था। बावजूद इसके पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर वकालत करते आ रहे हैं। अब आपको पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का पूरा बयान सुनाते हैं जिसके बाद उनको तीर्थ पुरोहितों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आज देवस्थानम बोर्ड होता तो 125 से 150 करोड़ की इनकम होती और केवल बद्रीनाथ जी के से जो हमको इन 4 धामों से जो हमको आय प्राप्त होती उसी से जोशीमठ को पुनर्स्थापित किया जा सकता था। हमको पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ता। तो ये कुछ दूरगामी सोच के साथ कुछ निर्णय होते हैं। अब मैं दुर्भाग्य मेरा कि मैं समझा नहीं पाया लोगों को, मैं समझा नहीं पाया, मैं ऐसा योग्य नहीं था कि मैं लोगों को समझा पाया। बहरहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस बयान से तीर्थ पुरोहित विरोध तो कर ही रहे हैं लेकिन उनका देवस्थान बोर्ड पर फिर से दिया गया ये बयान उनकी आगे की मुश्किलें बढ़ा सकता है क्योंकि उन्होंने ये बयान अपनी ही सरकार के लिए गए फैसले पर दिया है। एबीपी गंगा के लिए जोशीमठ से पंकज राणा की रिपोर्ट। और चलिए बात करते हैं वित्त वर्ष 2023-24 की तैयारियों को लेकर, जिसके बजट को लेकर धामी सरकार तैयारियों में जुट गई है और इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगने शुरू कर दिए हैं। कई विभागों ने इसके प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज भी दिए हैं। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद ने कहा कि जो भी बजट होगा वो जनहित में होगा। हमारे यहाँ बजट का काम तेजी से चल रहा है। सभी विभागों से उनकी आवश्यकता अनुसार मांगे जा रहे हैं प्रस्ताव और लगभग काफ़ी विभागों के प्रस्ताव आ भी चुके हैं और बहुत जल्द मैं अपने बजट अधिकारियों के साथ, अन्य हमारे अधिकारियों के साथ मैं बैठने वाला हूँ। आप जानते हैं जिस प्रकार से पिछली बार बहुत सुंदर बजट हमारी सरकार के द्वारा दिया गया और अनेकों लोगों ने उसको सराहना भी की थी। जैसा पिछली बार हम लोगों ने प्री बजट बैठकें की थी वो भी करेंगे ताकि जनता, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठें, उनसे संवाद करें। कुमायूं में हम लोग नैनीताल में बैठे थे और गढ़वाल में हम देहरादून में बैठे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी साथ थे दोनों कार्यक्रमों में, दोनों बैठकों में। इस बार भी हम बैठेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं चर्चा करूंगा। निश्चित रूप से अच्छा बजट हम फिर इस बार भी देने वाले हैं। पहाड़ प्राइम में अब वक्त है उत्तराखंड टॉप 10।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। कहा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारी को लेकर अल्मोड़ा में आज कांग्रेस पार्टी ने की बैठक। हवलबाग विकासखंड के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने की शिरकत। रामनगर में अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। चंपावत में परिवहन निगम के कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार। अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं मंडल के सभी रोडवेज कर्मचारी। हरिद्वार में चाइनीज मांझे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए सड़कों पर उतरे यमराज। लोगों को चाइनीज मांझे के खतरे को लेकर कर रहे आगाह। रुड़की में बीजेपी जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति पर लगा जमीन कब्जाने का आरोप। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र का मामला। हरिद्वार में मुस्लिम फंड संस्था के संचालक पर बड़ा आरोप। 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं का करोड़ों रुपए ठगने का आरोप। रुड़की में अवैध तमंचे से फायरिंग करते युवक का वीडियो वायरल। मंगलौर कोतवाली के एक गांव का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। उधम सिंह नगर पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को ठगता था आरोपी। उत्तरकाशी में श्री ऋषिराम महाविद्यालय में दिखा तेंदुआ। तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी में हुई कैद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।